वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने इकोनॉमी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट माइंड द लाइटिंग, डोंट माइंड द वॉल्स। बेसिकली पहले मैं दूसरे रूम में थी, अब कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम, आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। वन ऑफ यू हैज रिक्वेस्टेड टू मेक वीडियोस ऑन इकोनॉमी। ओके, सो अब क्या प्रॉब्लम है कि हर किसी के पास बुक नहीं है। रमेश सिंह, तो मैंने क्या किया, एक चैनल का लिंक क्रिएट किया जस्ट फॉर योर पर्पस। अगर आपके पास बुक है, आप ये बुक से पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। नो नीड टू सब्सक्राइब दैट चैनल और नो नीड टू ज्वाइन दैट चैनल। बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो जस्ट गो ऑन टू द टेलीग्राम, और मैं डेली वहाँ पे जब भी ये वीडियो अपलोड करूंगी उसके साथ साथ मैं इस बुक की फोटोज भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप साथ साथ फोटोज के थ्रू उस बुक से गो थ्रू होते रहे। राइट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन हमारे इकोनॉमी की है, जो अलग अलग सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल MSME, मीडियम स्केल, बेसिकली MSME जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, उसके रिगार्डिंग भी क्या होता है, हम कई बार टाइम टू टाइम न्यूज में पढ़ते रहते हैं, हम टाइम टू टाइम इकोनॉमी की और खबरें पढ़ते रहते हैं। बट व्हाट इफ हमारा बेसिक ही क्लियर ना हो, कैसे ये चीजें इस हम कह सकते हैं इस मैनेजमेंट में आई, तो हमें वो सब चीजें भी पढ़ना जरूरी है। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम फंबलिंग, सॉरी। तो आज हम सबसे पहले अपने इकोनॉमी के फर्स्ट पिलर की बात करेंगे। मैंने भी जो इकोनॉमी समझी है वो मृणाल पटेल जी से समझी है। बेसिकली मैं उनके वीडियोस काफी ज्यादा देखती थी एक टाइम पे, तो वहां से मेरे अंदर इन सब चीजों को अडॉप्ट करने की हम कह सकते हैं, उन्होंने उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि एकदम से मैंने उनकी वीडियोस देखी तो काफी एडवांस्ड हो गया था, इसलिए मुझे कम से कम 2-2.5 साल लग गए वो वीडियोस देख देख के इकोनॉमी को समझने में। बट मैं कोशिश करूंगी, मेरी 101% यही कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में इन चीजों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी के कुछ पिलर्स होते हैं, इकोनॉमी के कुछ क्या कहते हैं बेस होते हैं, जिनके आधार पर पूरी इकोनॉमी जो है वो एक साथ खड़ी होती है, और अगर एक भी पिलर उसका नीचे गिर जाता है तो इकोनॉमी को बैलेंस बनाने में काफी डिफिकल्टी होती है। राइट, तो ऐसे ही हमने काफी ज्यादा पिलर्स है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल वी कैन से बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन। राइट, इसके अलावा सर्विस सेक्टर अलग, तो ऐसे काफी ज्यादा पिलर्स है। ठीक है, काफी ज्यादा भी नहीं, हम इनडायरेक्ट 6 या 7 है मैक्स टू मैक्स। राइट, तो आज हम फर्स्ट पिलर की बात करेंगे जो कि है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, अब आप लोग बोलोगे, एक क्वेश्चन हमेशा इंडस्ट्री के आगे सामने से आता है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, उसका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इंडिया के लोगों की जो होती है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, फार्मिंग में। राइट, तो हम स्टिल इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन था कि मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपनी सभा में बोला था कि जो इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के लिए एक मॉडर्न टेम्पल है। राइट, तो वहीं से इंडस्ट्रीज को स्टार्टिंग से प्रेफरेंस दी गई। जब इंडिया के पास आफ्टर इंडिपेंडेंस चॉइस थी कि वो एग्रीकल्चर को मेन अपना प्रोफेशन लेके चले गया, इंडस्ट्रीज को, यानी वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करे, तो वहां पे एग्रीकल्चर को साइड रख के इंडस्ट्री को चुना गया। जबकि जो चाइना है वो आजकल के टाइम में इंडस्ट्री वहां की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बट स्टिल उन चाइनीज ने मतलब चाइना के लोगों ने अपना मेन जो सोर्स है वो उस टाइम पे एग्रीकल्चर को चुना था। हमें पता है कि काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया जो कृषि प्रधान देश है उसने एग्रीकल्चर नहीं बल्कि इंडस्ट्री चुना, और चाइना जो एक टाइम पे हम ये कह सकते हैं आजकल के टाइम में स्पेशली इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उसने एग्रीकल्चर उस टाइम पे चुना। यस, तो आज तो मेन ये बेसिक था जो हमें समझना जरूरी था कि इंडिया ने स्टार्टिंग से, जब इंडिया के पास चॉइस आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसने किस चीज को चुना था, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उसको डेवलप करने की काफी कोशिश की गई थी। उसी चक्कर में काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं, ये सब इस बुक में नहीं लिखा है, आई एम जस्ट सेइंग, जो मैं कह रही हूँ थरली काफी सुन सुन के मुझे आया, तो इसे एज अ स्टोरी ही ट्रीट करना। राइट, तो अगर हम बात करें तो इससे रिगार्डिंग कई बार इंडिया ने अपने पॉलिसीज लाई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। राइट, यहाँ से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है, वो बस एक बेसिक था। इंडिया जो है काफी ज्यादा पॉलिसीज लाई अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। वो पॉलिसीज 6 से 7 बार लाई गई। फर्स्ट 1948 में, सेकेंड 1956 में,
थर्ड 1969 में, फोर्थ 1973 में, एंड फिफ्थ वन इज 1977 में। इसके बाद 1980, 85, 86 और उसके बाद डायरेक्टली कौन सी आई 1991, जो कि हम सबको पता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की आई थी, राइट। तो आज हम सबसे पहले इन पॉलिसीज की बात करेंगे, इस वीडियो में थोड़ा जानेंगे ताकि हमारा बेसिक क्लियर है, राइट। तो इंडस्ट्री का बेसिक ये है मेन, मैंने आपको बोल दिया टेलीग्राम का लिंक है नीचे, तो आप प्लीज चाहें तो वहां से, अगर आपके पास ये रमेश सिंह बुक नहीं है तो आप जाके डायरेक्ट वहां से पढ़ सकते हैं। और ये 9 चैप्टर है। व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 9 चैप्टर डायरेक्टली, इट्स बिकॉज कि जितना मैंने इस चीज को 2 सालों में ध्यान से देखा है ना, जिस चीज की मेन इंपॉर्टेंस है मैं चाहती हूँ मैं आप लोग के साथ वही शेयर करूँ, आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने जो उस टाइम वो टाइम वेस्ट किया है वो एटलीस्ट आप लोग ना कर पाओ, राइट। तो इंडस्ट्री, अगर आप एक जागरूक नागरिक को, अगर आप अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा फैक्ट्रीज है, काफी ज्यादा फर्म्स है, काफी अलग अलग चीज है, राइट। कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई सर्विस है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई कुछ इन शॉर्ट, कोई कुछ उसी बनाए हुए माल को सप्लाई कर रही है, कोई रॉ मटेरियल जनरेट कर रही है, कोई उसी चीज को ट्रांसफर कर रही है। तो ये सब हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखा होगा। तो इसी से रिगार्डिंग 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फर्स्ट बनाया गया था, जिसके अंदर ये चीज डिसाइड की गई थी कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। सेकंड चीज ये कि इंडिया ने अपनी एक सेंट्रल लिस्ट लाई थी। सेंट्रल लिस्ट क्या लाई थी? सेंट्रल लिस्ट ये थी कि कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने अपने अंदर किया था, कुछ क्या उस टाइम पे सारी ही चीजों को गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था, जस्ट बिकॉज अभी अभी इंडिया ब्रिटिशर से आजाद हुआ था, तो उनके अंदर स्टिल एक इनसिक्योरिटी थी कि कहीं दोबारा कोई कंपनीज ना आ जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से और दोबारा इंडिया को अपने हाथ में ना ले लें, राइट। तो इसीलिए उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं थी। हर चीज, अगर आपको अपने घर में भी कोई चीज करनी होती ना, आपको एक टेलीविजन भी लेना होता, उसके लिए भी आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। उस टाइम पे ये इतना ज्यादा हार्ड, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, राइट। तो एक सेंट्रल लिस्ट बनाई गई जिसमें रेलवे, पावर, डिफेंस, आर्म्स, एम्यूनिशन, हर चीज जो है वो सेंटर के हाथ में चली गई। सेंटर के हाथ में इन द सेंस गवर्नमेंट के हाथ पे, ठीक है, राइट। इट कुड भी उनके बीच में एक बैलेंस है सेंटर और स्टेट में, बट यहाँ पे सेंटर जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टेट या सेंटर को स्पेसिफिक तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, माइंड माय वर्ड्स। आफ्टर दैट क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज जो थी उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया। अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट की भी बात आ गई, जैसे मेडिसिन, जैसे साइकिल, जैसे रिक्शा और जैसे टेक्सटाइल, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज इन सबसे बच गई उनको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे दिया गया, और उस पे भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग लगवा दी गई गवर्नमेंट के थ्रू। तो उस टाइम बचा क्या प्राइवेट होने को, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 की एक ही चीज होती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी बनी, राइट। मेरे साथ साथ बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी बनी। इसके बाद सेंट्रल लिस्ट आई जिसके अंदर डिफेंस, रेलवे, पावर्स, ये सब क्या हुआ सेंटर के हाथ में गया। स्टेट के हाथ में क्या है? टेक्सटाइल, मेडिसिन, रिक्शा और ये सब जो था वो स्टेट के हाथ में गया, और जो कुछ बच गया वो जाके प्राइवेटाइजेशन में गया, बट उसमें से भी क्या हुआ, उसके लिए भी लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दी गई, राइट। और इस चीज को, इस पॉलिसी को 10 साल के लिए रिव्यू होने के लिए रखा गया। अब जब हमने 1948 की बात कर ली, सॉरी दोबारा से बैकग्राउंड चेंज कर लिया मैंने। अब अगर हमने 1948 की बात कर ली तो अब हम बात आते हैं 56 पे, राइट। 56 में पहले जो 48 वाला था उसमें बोला गया था कि 10 साल हम देंगे, 10 साल बाद हम आके चेक करेंगे कि मतलब एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। बट 8 साल के अंदर अंदर एक और नई पॉलिसी ले आई जो कि थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसका मेन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चीज इसका मेन था कि उसने क्या किया, रिजर्वेशंस कर दिया गया इंडस्ट्री की, स्केड्यूल्स में डिवाइड कर दिए गए। सेकंड चीज ये था कि उसने क्या कर दिया गया, लाइसेंसिंग का प्रोविजन लाए। थर्ड थिंग उसमें ये थी कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की, एक्सपेंशन करने की कोशिश की गई। फोर्थ चीज रीजनल डिस्पैरिटी की, एंड फिफ्थ वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रेफरेंस देने की, और सिक्स वन इज एग्रीकल्चर। तो बेसिकली जो सेकंड था उसमें, सेकंड जो पॉलिसी आई 1956 वाली, उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए गए, राइट। जिसमें रिजर्वेशंस के अंदर 4 स्केड्यूल बनाए गए, स्केड्यूल ए, बी, सी, सॉरी 3 स्केड्यूल बनाए गए, स्केड्यूल ए, बी और सी। ए में वो वाली इंडस्ट्रीज आई जो पूरी सेंट्रल के हाथ में थी, बी में वो वाली इंडस्ट्रीज आई जो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हमें करनी थी, जो स्टेट के भी हाथ में थी और थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के भी हाथ में थी, राइट। और इसके अलावा स्केड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज आई जिसमें जो ना ए में थी ना बी में थी, बट उन पे काम करना भी जरूरी था, तो उन पे एक रेगुलेशन एक्ट लगा दिया गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट,
ठीक है, तो हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले रिजर्वेशन हुआ इंडस्ट्री का, जिसमें 3 शेड्यूल्स बांटे गए, ए बी सी। ए में सेंटर वाली आई जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, बी में कौन सी स्टेट और स्टेट सेंटर और इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स की आई, जिसमें मैक्सिमम जो मोनोपोली बना के रखी गई वो सेंटर ने बना के रखी, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज आई। और सी में कौन आया, सी में वो वाली इंडस्ट्रीज आई जो ना सेंटर के पास गई, ना स्टेट के पास गई, ना प्राइवेट के पास गई, बट स्टिल चल रही है, और जिनपे इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट लगाया गया, राइट। सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि लाइसेंसिंग लगाई गई। लाइसेंसिंग मींस हर चीज को करने से पहले हमें गवर्नमेंट से पूछताछ करनी होगी, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोटा परमिट, कि हमें इतनी चीज प्रोड्यूस करनी है तो इतनी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोटा परमिट चाहिए, यानी वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमें परमिट दे दो, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ पीएसयूज बढ़ाने की कोशिश की गई। नंबर ऑफ पीएसयूज हम सबको पता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है जिसमें जो है गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होता है शेयर्स में, राइट। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट इतना समझ लीजिए जिसमें गवर्नमेंट पे शेयर्स की हकदारी ज्यादा होती है और प्राइवेट या स्टेट ओन प्लेयर्स की कम होती है, राइट। इसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कुछ अर्बन एरियाज थे, कुछ रूरल एरियाज थे, कुछ डेवलप्ड थे, कुछ अनडेवलप्ड थे, तो कोशिश की गई कि जो डेवलप नहीं है वो डेवलप किया जाए, कैसे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा के, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो। इसके अलावा क्या किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया गया और एग्रीकल्चर को भी प्रायोरिटाइज करने का सोचा गया, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हमने बात कर ली तो यही मेन थी। 48 में हमने देखा कुछ सिस्टमैटिक वे में नहीं था, बट 56 में क्या आया, सिस्टमैटिक आया। हमने क्या किया, उनको रिजर्व किया इंडस्ट्रीज को, उसके बाद लाइसेंसिंग लाए, उसके बाद हमने सोचा, हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि हम एक्सपेंशन करेंगे पीएसयूज का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फोकस करेंगे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बढ़े, राइट। 48 हो गया, 56 हो गया, नाउ चलते हैं 69 पे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 69 के अंदर क्या था, 69 के अंदर हमने कुछ चीजें आपको हमने देखा कि जो 1958 वाली जो 1956 वाली जो पॉलिसीज थी उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स आने लग गई। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग जो हमने देखी, इसको एज अ स्टोरी सुनना, सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग जो हमने देखी वो देखी कि हमने जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं या जो पहले से बिजनेस एस्टैब्लिश थे, जो चलते आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो तो काफी आगे निकल रहे हैं, बट छोटे बिजनेसेस कहीं ना कहीं काफी पीछे रह गए हैं। एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो गई थी वहां पे। तो उस चीज से बचने के लिए क्या चीज की गई, उस चीज से बचने के लिए 1969 में कुछ ऐसी चीजें लाई गई, एक एमआरटीपी रेगुलेशन, एमआरटीपी एक्ट लाया गया, जिसके अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, इस एक्ट के अंदर फर्म्स की एसेट्स जो थी उनका एक लिमिट डिसाइड की गई। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एसेट्स 25 करोड़ से ऊपर की है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, राइट। बट 1985 में इस लिमिट को बढ़ा के काफी ज्यादा कर दिया गया था, इससे डबल या ट्रिपल कर दिया गया था, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि, और इसी चीज के साथ साथ एमआरटीपी एक कमीशन भी बना दी गई जो इस चीज को रेगुलेट कर रही थी। तो हम ये देख सकते हैं कि 1948 में जो रेगुलेशन एक्ट था उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बिखरा एक्ट था, बट उसके अंदर सेंटर को पता था कि हाँ, हमें कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी, कुछ चीजों नहीं, ऑलमोस्ट सभी पे, और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। 1956 में उन्होंने इसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, जिसमें उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स दिए कि हमें स्मॉल बिजनेसेस और एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, इसके अलावा हमें इंडस्ट्रीज को रिजर्व करना है और लाइसेंसिंग लगानी है, राइट। अब 1969 में ये चीज देखी गई कि जो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच जो हमारे यहाँ पे बन रही थी, उस चीज को तोड़ने के लिए एमआरटीपी कमीशन सेटअप की गई, उससे एमआरटीपी एक्ट लगाया गया, जिसके अंदर हमने एसेट्स की कुछ लिमिट पे हमने क्या किया, 25 करोड़ से ऊपर वालों को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये अब तक की कहानी चल रही थी। अब 1973 में क्या हुआ, 1973 में हमने देखा कि ऊपर की जो कुछ चीजें थी उसके साथ साथ हमारे अंदर ना एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जो कि था कोर इंडस्ट्री का, जिसके अंदर आयरन, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी जैसी इंडस्ट्रीज को कहाँ डाल दिया गया, कोर इंडस्ट्री में। अब इन कोर इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन जो हम ये कह सकते हैं जो चीजें सबके हाथ में थी वो था सेंटर, राइट। इसके अलावा हमने एक चीज देखी कि हमें ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कमी पड़ रही है, एक क्रंच आ रहा है, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं मिल पा रही। तो उस चीज को कोप अप करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे
खोला गया, और वो भी कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज के लिए, यानी ओपन कर दिया गया इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, बट कुछ पर्टिकुलरली लिमिट के साथ, कुछ पर्टिकुलरली पर्पस के लिए, कुछ पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज के साथ, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई वो 1973 में आनी शुरू हुई, राइट। इसके अलावा कोर इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन कर दिया गया। इसके अलावा उन 6 जो इंडस्ट्रीज थी उनमें से क्या किया गया, उनमें से एक लाइसेंसिंग एक्ट उसके ऊपर दोबारा से लागू कर दिया गया। 1956 वाला रेगुलेशन एक्ट उनको लगाया गया, और कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व लिस्ट में रखा गया, और एक और कॉन्सेप्ट आया जो कि था जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज को आप तभी उसमें जा सकते हो अनटिल अनलेस, बट उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, बट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो, यानी आप एक प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट मिलके उस चीज में इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी उस चीज में हमें एक क्या बोलेंगे, एक छूट देखने को मिली कि हाँ आप प्राइवेट भी कर सकते हैं बट स्टिल गवर्नमेंट के साथ। तो ये था 1973 की कहानी। नाउ अब 1977 की बात करें तो वहां पे अब क्या पॉलिसी आई, मुझे पता है हम सब पॉलिसी सुन सुन के टायर्ड हो चुके हैं, बट स्टिल अब वहां पे क्या आई, अब आया एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट, जिसकी वजह से पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी जो मेन हम कह सकते हैं हुकूमत में आई, राइट। तो उसने क्या किया गया, अब उसमें उन लोगों ने अननेसेसरी जो एरियाज थे जहाँ पे इन लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोलती उसको दोबारा रोक दिया गया, दोबारा ये लोग अपने विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पे चले गए। इन लोगों ने डिसेंट्रलाइज जो इंडस्ट्रीज थी उनको अटेंशन देनी स्टार्ट की, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स क्रिएट किए, राइट। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स किस उसमें क्रिएट किए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, 1977 में, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंटर्स क्रिएट की गई, जहाँ पे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल केस लाइक कॉटेज इंडस्ट्री और ये वो, इन सबको छोटे छोटे लेवल पे प्रमोट किया गया और उनके अंदर रजिस्टर्स किए गए, राइट। अब हमने जब ये सब देख लिया तो 1980 में दोबारा कांग्रेस आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन लोगों ने आके फिर इस चीज को खत्म कर दिया, और फिर दोबारा किस पे आ गए, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने पे। एमआरटी की लिमिट को रिवाइज किया गया, डीआईसी कंटिन्यू रहा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स कंटिन्यू रहे, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरऑल लाइसेंसेस थे इंडस्ट्रीज के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। 77 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से हम दोबारा अपने 1948 वाली चीजों पर वापस चले गए, बट फिर दोबारा क्या हुआ 1980 में, तो फिर दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और फिर से क्या हुआ, हम दोबारा जिस राह पे चल रहे थे हम दोबारा उस पर चलना शुरू कर दिया गया। अब क्या हुआ 1985 और 86 में क्या देखा गया, एक चीज देखी गई जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। अब क्या हुआ, अब वो दौर आ गया जहाँ पे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स होने लग गई, कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आने लग गए, तो वहां पे ये चीज देखी गई कि अब तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाहर से हमें टेक्नोलॉजी लानी है। बट उस टाइम ये चीज देखी गई कि एमएनसीज के आगे शर्त रखी गई कि फिर भी 49% शेयर सिर्फ आपका होगा, 51% हमारी गवर्नमेंट का ही होगा, चाहे आप एमएनसी लाओ चाहे आप कुछ भी लाओ, राइट। इस चीज को देखा गया, एमआरटीपी जो लिमिट थी उसको दोबारा से रिवाइज किया गया, और इंडस्ट्रीज की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, मॉडर्नाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो थी उनको इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल लाने की इजाजत दे दी गई। तो हमने देखा, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ नई साइंटिफिक टेक्निक्स मिल गई यहाँ पे। तो हमने देखा कि 85 और 86 में एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के चलते ये चेंजेस किए गए। अब अगर हम बात करें 1991 की, 85-86 में हो गया, अब 1991 में एक ऐसी चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो कि थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके अंदर क्या हुआ, हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने ज्यादा बन गए और हमारे रेवेन्यूज इतने कम थे कि हमने जो लोन ले रखा था, ठीक है, वो हम पे नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। हमने वर्ल्ड बैंक या मॉनेटरी जिससे भी लोन ले रखा था, हम उस चीज को पे नहीं कर पा रहे थे। तो अब जब हम वो हाँ जी आईएमएफ को, अब जब हम वो जो पेमेंट हमें करनी थी आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, जब हम वो नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी इधर एक क्राइसिस आ गया, राइट। अब जैसे ही क्राइसिस आ गया, हमारी इन्फ्लेशन ऊपर जाती गई और इंडस्ट्रीज नीचे जाती गई। तो इस चीज को देखा गया कि एक तरीके से ग्रोथ होनी रुक गई थी और ज्यादा हम लोग पीछे जाते जा रहे थे।
जस्ट बिकॉज हमारे पास कैपिटल ही नहीं थी, हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम अपने लोन तक की, एक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री वो अपने लोन तक की इन्वेस्टमेंट्स को नहीं चुका पा रही थी इन्वेस्टमेंट्स पे, तो ये चीज काफी गलत थी। तो ठीक है, फिर सामने आए और फिर दोबारा से यही ऑर्गेनाइजेशन सामने आई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इन लोगों ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि आप सबसे पहले तो अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसीज को इजी करो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो होने दो, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे इस क्राइसिस के टाइम। इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को ये शर्तें माननी पड़ी, और ये शर्तें कहीं ना कहीं आज हमारे सामने है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से, जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या राइट, तो हमारे अब इधर क्या पॉलिसीज लाएगी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी, ऐसा भी याद आ गया। कई बार होता है कि चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, बट हमें समझ नहीं आ रहा होता कि उन वर्ड्स को आगे हम अपने सामने कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो अब इन पॉलिसीज में क्या किया गया, अब हम दोबारा चलते हैं 1948 से, जो हमने किया उसको रिवाइज करते हैं। 1948 में हमने क्या देखा, सेंटर की लिस्ट आई जिसके अंदर इंडस्ट्रीज सेंटर और स्टेट के अंदर डिवाइड हुई, और जो बच्ची कुची थी उनको भी लाइसेंस लेना पड़ा गवर्नमेंट से, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रीज का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रिजर्वेशन हुआ इंडस्ट्रीज का, लाइसेंसिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, फिर धीरे धीरे करके थोड़ी पॉलिसीज जो है वो इजी होने लग गई। अब सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के अंदर एक चीज हो गई, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि अब हम बाकी सारी जो मतलब एक तरीके से हम वर्ल्ड है उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं अपनी पॉलिसीज को, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा के, उनको इजी करके कि आइए हमें इन्वेस्ट करिए। ग्लोबलाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पहले याद करो मैंने आपको बताया था कि 17 पीएसयू सेंटर के अंदर थे, उनको हटा दिया गया। अब गिने चुने 3 या 2 इस टाइम पे बचे हैं, जो कि एक न्यूक्लियर है और एक शायद स्पेस है, एरोस्पेस या डिफेंस है, राइट। अब उनको अपने अंदर रखा गया और सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन पे एग्रीमेंट लिए गए। अब इसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन यानी लाइसेंसिंग पॉलिसीज को बिल्कुल हटा दिया गया। जहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसीज नेसेसरी नहीं थी उन चीजों को हटा दिया गया, बट स्टिल जैसे आर्म्स, एम्यूशंस या जो गन्स वगैरह से रिलेटेड या ऐसी कोई स्पेस एजेंसी या कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, टबाकू प्रोडक्ट्स, इन चीजों पर लाइसेंसिंग स्टिल रखी गई, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, एमआरटीपी मैंने बताया था कि एक लिमिट थी कि 25 करोड़ से ऊपर की एसेट्स की कंपनी होगी तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उस लिमिट को भी हटा दिया गया, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की गई, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लाइसेंसिंग और नॉर्म्स जो है वो काफी इजी कर दिए गए। FERA को रिप्लेस कर दिया गया FEMA से। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की लोकेशन का भी चीजें चेंज की गई। पहले लोकेट हम कहाँ कर रहे थे, रूरल और अर्बन एरिया देख के, अब ये चीज नहीं करती। अब हमने क्या किया, अब हमने पॉल्यूशन को देखते हुए नोटिस, यहाँ पे एक एनवायरमेंट का फैक्टर आया कि अब जो पॉल्यूटिंग मतलब जो मेजर सिटीज है उनसे 25 किलोमीटर दूर पे लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन होता है, और ज्यादा अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो और पॉल्यूशन हो जाएगा। तो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को किया गया। इसके अलावा अब क्या किया गया, एक चीज और हुई इसी बीच में, 1991 से पहले बैंक्स का नेशनलाइजेशन। उस टाइम पे क्या होता था, जब बैंक्स नेशनलाइज हुए ना, उस टाइम पे बैंक्स प्राइवेट होते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में क्या किया कि बैंक्स को अपने हाथ में लेने लग गए। जब वो हाथ में लेते थे, जो बैंक्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती थी, जो उनको कहीं ना कहीं पैसा नहीं दे पाती थी, तो बैंक क्या करता था, उनकी इक्विटी पूरी जब्त कर लेता था। तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट की वो हो जाती थी, गवर्नमेंट की कंपनीज बन जाती थी। बट अब ये चीज हटा दी गई। अब बोला गया कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जब्त तो अभी भी करते हैं, बट उस टाइम पे क्या किया जाता था, फिर जो गवर्नमेंट थी ना वो दोबारा उसके शेयर्स मार्केट में उतारती थी उस कंपनी के अपने नाम से, PSU के नाम से। बट अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, राइट। तो यही थी पूरी जर्नी, यही थे पूरे इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स 1948, 1956, 1969, 1973। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो इसी तरीके से ये 6-7 बार अलग अलग पॉलिसीज आई, जिसके अंदर हमने देखा कि पहले अनऑर्गेनाइज्ड वे में था, बट पहले सब सेंटर के हाथ में था, फिर ऑर्गेनाइज किया, स्टिल सेंटर के हाथ में था। लाइसेंसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे अलाउ नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके हुए, जब उनको एक क्रंच दिखने लग गया कि नहीं हमारे पास कैपिटल के मामले में हम लैग कर रहे हैं, तो वो दोबारा अपनी फॉर्म में आए। उन लोगों ने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज को अलाउ किया।
थोड़े लाइसेंसेस कट डाउन किए। फिर उसके बाद उन लोगों ने जॉइंट वेंचर्स लाने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को और प्राइवेट प्लेयर्स को एक साथ रखने की कोशिश की गई, बट स्टिल मेजोरिटी किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी। फिर इसके बाद थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, फिर उसमें क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स स्थापित किए गए, उस चीज को फिर भी कंटिन्यू किया गया। उसके बाद फिर दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, वो चीज कंटिन्यू रही, बट स्टिल हमने दोबारा से कहाँ फोकस करने की कोशिश की, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने की कोशिश की। इसके अलावा एक चीज और है जो कि थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो आज भी कंटिन्यूएशन में है, उनके लेके आज भी कमीशंस बनी हुई है, राइट। तो ये थी हमारी पूरी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, और आज वो कैसे ग्रो कर रही है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट, रेलवे और मेन हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन जो इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो सेक्टर्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे प्लीज जरूर देखना। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। 90% मेरी जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब ही नहीं करती है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।